जो मैंने आपको जे हॉस्पिटल का 2 पार्ट में किस्सा कहानी सुनाई, उसके साथ मिलती जुलती एक कहानी बिल्कुल बेंगलौर अंडरवर्ल्ड की है। वथप्पा राय को लगा कि अगर किसी तरह जयराज को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरे बेंगलौर में मेरी हुकूमत जो है वो अच्छी चल सकती है। और वहाँ पे कुछ पुलिस वाले कम होते हैं, जेल का स्टाफ ज़्यादा होता है, पब्लिक होती नहीं। तो उन्होंने जगह चुनी कि जैसे ही वो गाड़ी से उतरेगा तो उसको वहाँ पे मारेंगे। तो वो टाइगर उसने एक सर्कस से किराए पे लिया, जिंदा टाइगर। जयराज ने अपने बिस्तर के नीचे से फिर वही तरकीब, उसने अपने हैंड ग्रेनेड निकाले और इनके ऊपर फेंकने शुरू किए। तो उसने तो जब देखा कि ये तो जयराज है तो वो रिवॉल्वर छोड़ के भाग गया वहाँ से। तो दोस्तों, मैं बलजीत परमार एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब हम लोग जे हॉस्पिटल की 2 सीरीज़ पे काम किया हमने, पार्ट 1 और पार्ट 2 पे, जब मैं आपको वो किस्सा सुना रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक उस किस्म का एक और ट्रैक चल रहा था। बहुत बार मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की उस दिन के ऐसी कौन सी बात है जो इसके साथ मिलती जुलती उसी ट्रैक के साथ चल रही है। तो मैंने वो किसी तरह वो सीरियल दोनों पूरे किए और उसके बाद जब मैंने सोचना शुरू किया कि वो कौन सी बात थी जो उस दिन मुझे डिस्टर्ब कर रही थी बार बार, तो याद आया कि ये जो मैंने आपको जे हॉस्पिटल का 2 पार्ट में किस्सा कहानी सुनाई, उसके साथ मिलती जुलती एक कहानी बिल्कुल बेंगलौर अंडरवर्ल्ड की है। आजकल उसको बेंगलुरु कह देते हैं। देखिए कितना उसमें मेल है दोनों में आपस में, कोइंसिडेंस कितने हैं कि जो जे शूट आउट का मेन कैरेक्टर था, मेन शूटर था, कैप्टन ऑफ द यूनिट उस दिन, वो सुभाष सिंह ठाकुर था। और जो मैं आपको आज किस्सा सुनाने जा रहा हूँ बेंगलौर सिटी का, उसमें भी मेन कैरेक्टर जो था कैप्टन ऑफ द यूनिट, वहाँ भी सुभाष सिंह ठाकुर है। इस जे हॉस्पिटल में मैंने एक राय की बात की, जो एक पॉलिटिशियन था, दिल्ली में मंत्री था, उसी किस्म का एक राय, नाम और है, वो राय बेंगलौर में भी था, वो भी पॉलिटिशियन था, उसने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। यहाँ पे सूर्य राव था, वहाँ पे जयराज था। जयराज पॉलिटिशियन था, उसको प्रोटेक्शन देने वाले वहाँ के मंत्री संतरी थे। जैसे जे शूट आउट का कारनामा हुआ आधी रात को, उसी तरह बेंगलौर के केआर हॉस्पिटल में एक शूटिंग का कारनामा होता है सुबह 6 बजे। तो ले देखिए इतना कुछ मिलता जुलता था। तो मुझे लगा कि आज मैं आपको बेंगलौर के उस खूनी कांड की कहानी सुनाऊं, जहां से जिस शख्स से बेंगलौर का अंडरवर्ल्ड शुरू हुआ और तकरीबन उसके साथ ही ख़त्म हो गया। वो जयराज नाम का जो आदमी था 70s में, वो एक आम घर से, मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आया और उसको थोड़ा पॉलिटिक्स का शौक़ था। तभी गरीबी हटाओ का नारा लग रहा था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, एक इंदिरा ब्रिगेड बना था, और कर्नाटका में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। देवराज उर्स वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उनके एक दामाद हुआ करते थे जो काफ़ी एक्टिव थे पॉलिटिक्स में। तो उस दामाद ने जयराज को आगे लाया और इसको लीडर बनाया। जो एक क्रिमिनल मेंटालिटी का आदमी था, उसको आगे लेके आना उस चीफ मिनिस्टर के जवाई ने, सानल्ला ने, उसको आगे लाने का काम किया और उस आदमी ने इंदिरा ब्रिगेड का उसको प्रेसिडेंट बना दिया। और आहिस्ता आहिस्ता लंबी कहानी है, करते करते उसने एक अपना छोटा सा अखबार गरीबी हटाओ शुरू कर दिया। और वो कर्नाटका की जो स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन होती है, एसोसिएशन, उसका कुछ अहदेदार भी बन गया, ऑफिस बीरर बन गया। तो वो आदमी इतना पॉलिटिकल लिंक होने से और अपनी बदमाशी की वजह से इतना पॉपुलर और नोटोरियस दोनों होने लगा कि उसके पहले जो एक बम्बई में जैसे करीम लाला थे, उनका काम करने का तरीका कुछ और किस्म का था।
शरीफाना बदमाश जिसको कहते हैं। उसी तरह कर्नाटका में जयराज के पहले एक मुन्ने गौड़ा करके एक डॉन हुआ करते थे। उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी और एक हिसाब से कुछ जैसे बम्बई में करीम लाला के बुढ़ापे के साथ उनका पठान गैंग कमज़ोर होने के साथ दाऊद और अरुण गवली जैसे लोगों को आगे आने का मौका मिला। इसी तरह मुन्ने गौड़ा के जाने के बाद उनके बुढ़ापा आने के बाद तो जयराज को आगे आने का मौका मिला। और जयराज के साथ साथ कुछ और लोग जो इसको देख के, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता 80 में जाके 80s में जाके मुंबई की तरह बंगलौर में भी आईटी हब बन गया, सिटी ऑफ ड्रीम्स बन गया। वो नई नई आईटी कंपनीज बीपीओज आने लगी, एयरपोर्ट नया बनने लग गया, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई, नेशनल के लोग वहाँ पे, नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ आने लगे, पीजीज़ की अकोमोडेशन बढ़ने लगी, मल्टी स्टोरी इमारतें बनने लगी, मॉल्स बनने लगे, बियर बार खुलने लगे, डांस बार बनने लगे। तो उसके चलते चलते वहाँ पे कई और लोग साथ में क्राइम की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने लगे, जिनमें मुथप्पा राय कर का एक आदमी जो था वो सबसे मशहूर हुआ। मुथप्पा राय ने काफ़ी अपना होल्ड बनाया और आहिस्ता आहिस्ता और कहते हैं कि बंगलौर में जो बाउंसर्स का कल्चर है वो सबसे पहले मुथप्पा राय लेके आया। और उसके साथ एक कोतवाल था, उनका खास आदमी कोतवाल रामचंद्र। तो इस तरह के कुछ छोटे बदमाश भी थे, जिनमें से साइलेंट सीना, एक बुलेट राजा, इस किस्म के नाम थे उनके अजीब जो लोगों ने रखे हुए। जो साइलेंट जो करैक्टर था वो उसके बारे में ये मशहूर था कि वो लोगों को चुप चुपीते बड़ा बेवकूफ़ बना के अपना जो कत्ल था वो करके चला जाता था, मर्डर करके। तो इस किस्म के और फ्रेंच करैक्टर जैसे मुंबई में छोटे छोटे गोल्डन गैंग था, डायमंड गैंग था, या और छोटे छोटे जो गली के दादे थे, इसी किस्म का माहौल कुछ बेंगलौर में भी रिक्रिएट हो रहा था। तो दोनों की जब मुथप्पा राय जब थोड़ा मशहूर होने लगा, उसने एक अपनी बियर बार खोली, उसमें उसने वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ म्यूज़िकल प्रोग्राम बार में करवाने शुरू किए। तो उसका जो वहाँ पे राउडीज़ बहुत आते थे, दारू पी के लोगों ने लड़ाई झगड़े करने, उसके लिए उसने पहली बार बाउंसर इंट्रोड्यूस किए। उसको देख के कुछ और लोगों ने किए, और लड़ाई झगड़े में जब कभी पुलिस साथ नहीं देती थी तो इसके बाउंसर्स को लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था। तो एक आहिस्ता आहिस्ता करके मुथप्पा राय जो था वो एक अपने तरीके का एक दूसरा डॉन, जैसे मुंबई में शेट्टी गैंग बन गया था, जो रेस्टोरेंट चलाते थे, बियर बार चलाते थे, डांस बार चलाते थे। उन्होंने अपना शेट्टी गैंग बना लिया और शरद शेट्टी उनका अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया। इसी तरह अशोक शेट्टी, लंबू शेट्टी, वो उनका टच, क्योंकि सब बेंगलौर के कर्नाटका के रहने वाले थे, तो मुथप्पा राय और जयराज के साथ इन सब के रिलेशन हो गए। तो करते करते जब मुथप्पा राय को लगा कि अगर किसी तरह जयराज को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरे बेंगलौर में मेरी हुकूमत जो है वो अच्छी चल सकती है। तो लेकिन उसको जयराज को मारने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। जैसे मुंबई में किसी बड़े आदमी को मारने के लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है। और जो जयराज था वो प्रोफेशनली रेसलर था, वो पहलवान था एक। उसने मतलब काफ़ी कुश्तियाँ लड़ी और जीती भी, हारी भी, और 6 फुट के करीब उसकी हाइट थी, लंबा चौड़ा आदमी था, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो काफ़ी लोगों को तो वो अपने बल पे टैकल कर लेता था। और वो चाकू, छुरा, तलवार, इस किस्म के हथियार चलाने में मास्टर था। और वो उसकी एक खासियत थी, वो हमेशा अपने साथ क्रूड बम रखता था, जो घर में बनाए हुए सूतली बम। वो आंध्र प्रदेश में नक्सलाइट आउटफिट से प्रक्योर कर लेता था, इकट्ठे मंगा के अपने घर में भी रखने, अपनी गाड़ी में भी रखने, अपने ऑफिस में भी रखता था। उसको यकीन नहीं था किसी पे कि मेरे साथ जो लोग हैं, कभी मेरी जान पे बनी तो ये मेरा साथ अंत तक देंगे कि नहीं। तो जब कोई अटैक होता था सबसे पहले वो अपना क्रूड बम उठा के फेंकने लगता था। और बम ऐसी चीज़ है, लोग उसके नाम से डरते हैं, धुआं और थोड़ी सी आवाज़ देख के भाग जाते थे। तो उसकी कई बार जान उसके क्रूड बॉम्ब्स ने बचाई।
तो ऐसा ही कुछ 80s में 89 में हुआ। तो ये कहानी तो बहुत लंबी है, बंगलौर का अंडरवर्ल्ड भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तरह उसके भी बहुत हिस्सों में सुनाना पड़ेगा, लेकिन आज हम इसको लिमिटेड रख रहे हैं जे शूट आउट के साथ जो उसकी सिमिलैरिटीज़ थी उनको सामने रखते हुए। तो एक दिन फैसला इन्होंने एक वहाँ पे करैक्टर था ऑयल कुमार, OIL, ऑयल तेल जिसको हम बोलते हैं, ऑयल कुमार। वो ऑयल की अडल्ट्रेशन का सबसे बड़ा आदमी था। जैसे मुंबई में दारू अडल्ट्रेशन करने वाले बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए बाद में, तो वहाँ पे ऑयल का जो धंधा था वो बहुत ज़ोरों से चलता था। अर्ग का धंधा भी था जिसको हम मिलिसिट लिख कर कह देते हैं। तो वो इस किस्म का काम वो ऑयल कुमार किया करता था। तो मथप्पा राय और ऑयल कुमार ने आपस में हाथ मिलाया और ये प्लानिंग शुरू की कि जयराज को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो उन्होंने प्लानिंग की एक दिन बैठ के कुछ उन दिनों में जो जयराज था वो एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जेल में था। तो उन्होंने ये फैसला किया, जैसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में होता था, कि जैसे ही वो कोर्ट से तारीख अपनी पूरी करके वापस जेल के दरवाजे पे आएगा, और जो डिस्टेंस होता है जहाँ गाड़ी रुकती है जेल के दरवाजे के बाहर, वहाँ से जेल के अंदर जाने में कुछ गज़ की उनको दूरी मिलती है, और वहाँ पे कुछ पुलिस वाले कम होते हैं, जेल का स्टाफ ज़्यादा होता है, पब्लिक होती नहीं उस एरिया में। तो वो उन्होंने जगह चुनी कि जैसे ही वो गाड़ी से उतरेगा तो उसको वहाँ पे मारेंगे। उसके लिए मथप्पा राय ने और ऑयल कुमार ने 12-13 यंगस्टर्स का एक रुकीज़ का एक गैंग तैयार करके उनको पैसे वैसे दे के, उनको किसी को ये बताया नहीं कि आपको मारना किसको है, उनको खाली पैसे दिए गए, छोटे मोटे चाकू छुरे हथियार दिए गए, और कुछ 2 लोगों को 2 रिवाल्वर पिस्टल किस्म के हथियार, जिनको एक दिन पहले मथप्पा राय के फार्म हाउस पे वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। मतलब बड़ा बचपना किस्म का वो एक्शन प्लान किया उन्होंने। वो लेके 10-12 को ऑयल कुमार का खास आदमी उनको लेके गया जेल के दरवाजे पे, और जैसे ही जयराज वहाँ अपनी गाड़ी से उतरा, लंबा चौड़ा पहलवान आदमी, तो इसके ऊपर वो लोग जो 10-12 थे उन्होंने भाग के तलवार से, कोयते से, चाकू से, छुरे से उस पर अटैक किया। लेकिन वो फिज़िकली स्ट्रांग था, और जो उस आदमी ने गोली चलानी थी उसने जो गोली चलाई वो भीड़ भाड़ हड़कंप में पुलिस वाले जेल स्टाफ देख के, तो उसका निशाना चूक गया, और मतलब और जयराज को गोली लगी नहीं। जो दूसरा आदमी रखा था रिवॉल्वर वाला कि जो कि कहीं कुछ नहीं हो तो इमरजेंसी में यू विल बी द लास्ट पर्सन टू फिनिश द ऑपरेशन, तो उसने तो जब देखा कि ये तो जयराज है तो वो रिवॉल्वर छोड़ के भाग गया वहाँ से, बाद में कलेक्ट किया गया। तो इस किस्म से, और जब वो इंजर्ड हुआ बुरी तरह तलवार चाकू के वार से, तो जयराज भागने में, जेल के अंदर जाने में कामयाब हो गया, और उसको उसके बाद पुलिस वाले, बाकी ये लोग भाग गए अटैक करने वाले, और जेल वाले उसमें बाद में जयराज को हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस में डाल के, KR हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया गया। लेकिन जयराज अभी समझ चुका था कि जो लोगों ने मेरे ऊपर इतना डेयरिंग अटैक किया है जेल के दरवाजे पे, वो हॉस्पिटल पे भी कर सकते हैं। तो उसने पहले से ही अपने हॉस्पिटल का जो जेल वार्ड था फर्स्ट फ्लोर पे, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे था, तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले पहरे पे थे इसके वार्ड के बाहर, इसको जहाँ इलाज चल रहा था। तो उसने वहाँ भी हॉस्पिटल में भी अपने हैंड ग्रेनेड मंगवा के अपने बिस्तर के नीचे रख लिए, क्रूड बॉम्ब। तो उसमें दूसरा अटैक उन्होंने प्लान किया मथप्पा राय और ऑयल कुमार ने। उसके लिए उन्होंने कुछ जो किलर थे वो मैंगलोर से मंगवाए, गोली चलाने वाले कुछ उनके हिसाब से जो डेयरिंग हो गए वहाँ पे, शिवा अलवार नाम का बंदा था, उसने सप्लाई किए। तो उसकी भी प्लानिंग कुछ इस तरह से की कि इनको ये पता नहीं था कि जो जयराज है वो क्रूड बॉम्ब लेके हॉस्पिटल में भी क्रूड बॉम्ब लेके बैठा होगा। तो 6 बजे ये 4 आदमी हॉस्पिटल में गए, धनाधन गोलियां चलाई, और जयराज ने अपने बिस्तर के नीचे से फिर वही तरकीब, उसने अपने हैंड ग्रेनेड निकाले और इनके ऊपर फेंकने शुरू किए।
धुआं हुआ, उनकी आवाज़ आई फटने की, थोड़ी सी आग भी लगी किसी पर्दे को, तो हॉस्पिटल में भागदड़ मची एकदम। और उस भागदड़ के चक्कर में जो जयराज था वो भाग के फिर नर्स के कमरे में चला गया, भाग के, और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसमें भी एक नर्स इंजर्ड हुई। तो वो आदमी देख के कि जयराज गोल है, जब धुआं हटा देखा तो जयराज है ही नहीं। तो पुलिस के डर से वो आदमी फिर भाग गए। तो 15 दिन में जयराज के ऊपर 2 अटैक बेंगलोर के थे। तो दोनों डेयरिंग बड़ी हिम्मत से किए गए थे, बड़ी प्लानिंग से किए गए थे। लेकिन मसला वही होता है कि आदमी को मारना बहुत मुश्किल होता है। जिसके हाथ में हथियार होता है उसका जो कलेजा है वो पत्थर जैसा होना चाहिए। वो जिस किस्म का मुंबई के अंडरवर्ल्ड वाले करते थे, वो शायद उनके पास दैट किलर इंस्टिंक्ट नहीं था, दैट फाइनल मूवमेंट जो होती है उसमें कहीं ना कहीं मार खा जाते थे। और उसके बाद जयराज को मारने की जो तीसरी अटैम्प्ट हुई उसमें फिर मुंबई का उनको सहारा लेना पड़ा। फिर मुथप्पा राय ने और ऑयल कमार ने और कुछ और लोगों को, अमर अलवा को लेके इन्होंने कोई मीटिंग की बहुत बड़ी टुमकुर में जाके। वहाँ पे जो प्लान किया गया कि मुंबई से किलर मंगवाए जाएं। जो अलवा था वो शेट्टी गैंग के साथ टच में था। उसने शरद शेट्टी से बात करके मुंबई से किलर मंगवाए। उनमें एक सुभाष सिंह ठाकुर उनको दिया गया, एक इग्नेशियस कॉटिनो क्रिश्चियन लड़का था वो दिया गया, और एक मुंगेश नाम का लड़का कंट्रैक्ट किलर मुंबई से। ये तीनों को अच्छे खासे पैसे 1989 में दे के इनको बंगलौर मंगवाया गया। इनको अलग-अलग जगह पर रखा गया। और वो जो रेकी की गई जयराज की, उन दिनों में जयराज तो जेल में था, हॉस्पिटल से ठीक हो के फिर वापस जेल में चला गया। तो जयराज ने सोचा कि मेरी जान पे 2 अटैक हो चुके हैं, इनको रोकने के लिए उसने पॉलिटिक्स में जाने का फैसला किया। उन्हीं दिनों में कुछ इलेक्शन आ रही थी एमएलए की, तो किसी पार्टी ने टिकट दिया नहीं उसको, तो उसने इंडिपेंडेंट अपना फॉर्म भर दिया, इंडिपेंडेंट एमएलए का इलेक्शन लड़ने का। तो वहाँ पे जो सैदपुरा पुलिस स्टेशन था उसको हाई कोर्ट ने 15 दिन का पैरोल दे दिया अपनी इलेक्शन की तैयारी करने के लिए, अपने इलाके में घूमने फिरने के लिए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 15 दिन का टाइम उसको दे दिया। तो ये आदमी पैरोल से बाहर आके अपने शहर में प्रचार करता था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन उसमें हाई कोर्ट ने शर्त रखी थी कि आपको सैदपुरा पुलिस स्टेशन में हाज़िरी लगवानी पड़ेगी सुबह रोज़, उसके बाद आप अपना कैंपेन पे जा सकते हो। हाज़िरी एक बार सुबह लगेगी ज़रूर। तो मीटिंग्स तो अलग-अलग जगह पे होती थी, हाज़िरी एक ही जगह पे लगवानी पड़ती थी। तो मुथप्पा राय और सुभाष सिंह ठाकुर ने उस रास्ते की रेकी की कि जयराज अपने घर से अपनी गाड़ी में ये सैदपुरा पुलिस स्टेशन में कैसे आता है, कितने बजे आता है, इसके साथ कितने लोग होते हैं। तो उनको मालूम पड़ा कि जो सुबह पुलिस स्टेशन जाने के लिए सिर्फ अपनी बेस्टर की गाड़ी में जाता है। तो वो उसकी पूरी कई दिन तक, 3-4 दिन तक उन्होंने पूरी उसकी रेकी करते रहे, उसकी मूवमेंट देखते रहे। हमले के एक दिन पहले जयराज ने जो अपना एक जुलूस निकाला था, उसको मालूम था कि 2 दिन में मेरी पैरोल ख़त्म होने वाली है और मुझे फिर वापस जेल में जाना पड़ेगा। तो उसने एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उसमें उसने उसका जो इलेक्शन सिंबल था वो शेर था, टाइगर था। तो वो टाइगर उसने एक सर्कस से किराए पे लिया, जिंदा टाइगर पिंजरे में, और अपनी एम्बेसडर गाड़ी के पीछे एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ट्रॉली में वो टाइगर का पिंजरा रख दिया जिसमें जिंदा टाइगर, और वो जिंदा टाइगर दहाड़ता था जैसे जानवर का काम होता है। और ये आदमी आगे ओपन जीप में अपना वो माइक लेके अनाउंस करता था कि जैसे वो टाइगर है पिंजरे में, वैसा ही मैं टाइगर हूँ, मैंगलोर का टाइगर, और मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा। तो एक उसने एक शोशा छोड़ा था, लोग तो टाइगर देखने के लिए सड़कों पे इकट्ठे हो जाते थे उस दिन पूरा दिन। और जयराज को लगा कि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, सड़क के दोनों किनारे बच्चों से लेके बुढ़ों तक लोग खड़े उसको, उसकी जीप को देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो उसका पूरा दिन उसने वो टाइगर के साथ पूरे शहर में जुलूस निकाला। मुझे तो हंसी आती है कई बार कि इतना एक एनिमल जो लवर्स होते हैं उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। आप एक सर्कस के बेचारे शेर को ला के
पूरा दिन शहर में पिंजरे में बंद करके घुमा रहे हो उसको और पैसे के लिए। खैर वो जुलूस निकाला तो उसमें उसको लगा, वो थोड़ा बेफिक्र हो गया कि मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है, मैं तो लोगों का राजा बन गया हूँ, दिलों का राजा, अब मुझे मारना बहुत मुश्किल है। उसके 2 दिन के बाद वो जब सिद्धपुरा पुलिस स्टेशन में जा रहा था हाजिरी लगवाने के लिए, सुबह घर से निकला, उसकी वही एम्बेसडर गाड़ी, उसका छोटा भाई उसको गाड़ी चला रहा था, उसके पीछे वाली सीट पे एम्बेसडर की खुद जयराज बैठा और साथ में उसका वकील वर्धा राजन कुछ नाम था उसका, वो काफ़ी हेल्दी था वकील भी। एक वकील अपने साथ रखता था हमेशा, कहीं कुछ लीगल प्रॉब्लम होगी तो साथ में मुझे गाइड करता रहेगा। वो उसका दोस्त भी था और उसका वकील भी था। वो ये दोनों पीछे वाली सीट पे बैठे और इन लोगों ने जो इतने रैकी करके जो पुलिस स्टेशन के रास्ते में एक लालबाग चौक करके एरिया आता था, वहाँ पे इन्होंने वो स्पॉट वो पिन पॉइंट किया हुआ था कि यहाँ पे जब गाड़ी टर्न करेगी तो उसकी स्पीड कम होगी, तो गाड़ी को रोकना यहाँ पे आसान रहेगा। और ऐसा ही हुआ। सुभाष सिंह ठाकर और उसके तीनों साथियों ने, साथ में लोकल 5-6 लोकल बदमाश भी राय ने और ऑयल कुमार ने इनको दिए। तो इनके पास भी एक एम्बेसडर गाड़ी, एक फिएट गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल। तो जो 2 मोटरसाइकिल थे वो चलाने वाले लोकल आदमी थे। एक मोटरसाइकिल के पीछे सुभाष सिंह ठाकर बैठा, दूसरे मोटरसाइकिल के पीछे कॉटिनो बैठा और मुंगेश था वो पीछे जो एम्बेसडर गाड़ी थी उसमें था। तो जैसे ही वो लालबाग चौक से गाड़ी टर्न करने के लिए स्लो हुई, तो सबसे पहले जो एम्बेसडर फिएट गाड़ी थी उसने आगे आके उसका रास्ता रोका। जयराज के भाई ने अचानक ब्रेक लगाई और उसके साथ जो एम्बेसडर गाड़ी थी इनकी मुंगेश जिसमें था, उसने पीछे से आके एम्बेसडर गाड़ी जयराज की गाड़ी के पीछे खड़ी कर दी ताकि पीछे रिवर्स लेके भाग नहीं सके। और दोनों मोटरसाइकिल जो थे वो दोनों तरफ गाड़ी के आके रुक गए। और इसके पहले कि जयराज को कुछ अंदाज़ा होता कि क्या होने वाला है, उसका जो भाई था उसने कुछ चलाना शुरू किया, कौन लोगों क्यों रोका। तो सबसे पहली गोली उन्होंने उसके भाई को मारी, वो तो गाड़ी में गिर गया, मरा नहीं, इंजर्ड हो गया। उसके बाद धार गोलियां उन्होंने चलाई एक के बाद एक। और इसको वकील जो था वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गया और वकील को बहुत गोलियां लगी, लेकिन सुभाष सिंह ठाकुर और कटिनो ने उसको बॉडी को हटा के गाड़ी में से फिर इसको जयराज को गोलियां मारी। और इस देख के कि अब इसके बचने का कोई चांस नहीं है, अपने अपने मोटरसाइकिल लेके फिएट और एम्बेसडर लेके सब चले गए। और दूसरे दिन ये सब लोग बेंगलोर छोड़ के वापस मुंबई। तो ये एक, जब मैं आपको जे का किस्सा सुना रहा था तो मुझे ये बेंगलोर का किस्सा याद आ गया था जो आपके साथ आज मैंने कॉमन किया, शेयर किया आपके साथ। ये बेंगलोर का अंडरवर्ल्ड जो था उसका जो काम करने का तरीका और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के काम करने में तरीके में हालात एक जैसे थे, लेकिन उस घटना को अंजाम देने का जो एक प्रोफेशनल वे होता है उसमें उनको आखिर में मुंबई अंडरवर्ल्ड की मदद लेनी पड़ी। बेंगलोर के जो सबसे बड़ा डॉन था 20 साल से, उसको ख़त्म करने के लिए। उसके बाद जो मुथप्पा राय था वो अनक्राउंड किंग हो गया, काफ़ी उसने हुकूमत की। फिर उसके हाथ से भी एक मर्डर हो गया, वो उसको पुलिस ढूंढने लगी, वो बंगलौर छोड़ के दुबई चला गया। दुबई जाके उसने काफ़ी बिजनेस किया और दुबई से अपना एम्पायर चलाया, जैसे दाऊद मुंबई छोड़ के गया था दुबई, इस तरह राय बेंगलोर छोड़ के दुबई चला गया। फिर क्योंकि वो उसकी बीवी बड़े अच्छे परिवार से थी, तो जब उसकी उम्र हुई तो उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने लोकल पॉलिटिशियन से मिलकर अरेंज किया कि उसको वापस आने दिया जाए, तो वो अपने जो पश्चाताप करेगा अपने क्राइम का जो भी है, तो उसको वापस आना चाहिए। तो थोड़े दिनों के बाद जो सेटलमेंट होने के बाद मृत्युंजय राय जो था वो इंडिया वापस आता। पहले दुबई यूएई सरकार के पास वो सरेंडर करता है, फिर उसको एक्स्ट्राडाइशन करके उसको डिपोर्ट करके इंडिया भेजा जाता है। और यहाँ आके वो थोड़ी देर जेल में रह के बाहर आके अभी थोड़े देर पहले वो कैंसर से उसकी मौत हुई है। तो उसके मरने से बंगलौर के अंडरवर्ल्ड के जो 2 बड़े नाम थे,
जयराज और राय, वो दोनों का खात्मा होता है। और इसके साथ से आज की स्टोरी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।